ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का बिल्कुल स्टार्ट में मैम मुफसला ने आपको करवाया होगा, इन दोनों में डिफरेंस बताया होगा। ठीक है, अभी तक जितना हमने सारा काम किया है वो हमारा सारा जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में लाइक आ रहा है। अब जो हमारा है वो हमारा आएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप पहले डाटा जो है वो कलेक्ट करते थे। ठीक है, डाटा की कलेक्शन, देन आप उसकी अरेंजमेंट, फिर आपने उसके ऊपर अरेंज करके आपने उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते थे। ठीक है, देन आप उसके रिजल्ट्स निकालते थे और आप उसके अंदर टेबल्स बनाते थे। ठीक है, टेबल्स एंड चार्ट्स, बार डायग्राम्स, बार चार्ट्स और डायग्राम्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते थे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें इन्फ्रेंशियल में आपके पास जो है आपके जो रिजल्ट्स है ना, जो आउटकम्स आए हैं यहाँ पे, उनको हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उस जो भी प्रोबेबिलिटी आई है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ वो सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं और जो भी चीज है उसको अरेंज किया और जो है उसको इंटरप्रेट है। अब हम किस में करेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसकी मेन आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। इन्फ्रेंस ड्राइंग, इन्फ्रेंस मीन्स इंटरप्रिटेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंस किसकी, इन्फ्रेंस पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में हम इंटरप्रेट करते हैं इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेस पे, हम पॉपुलेशन को तो नहीं पूरे पॉपुलेशन यूज करते ना, हम उसमें से सिर्फ सैंपल लेते हैं। लार्ज पॉपुलेशन है तो हम उसको सारे को यूज नहीं करते, उसमें से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और हम उसको फिर जो है उसकी बेस पे हम अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। अब इन क्या है, ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है किसको, पॉपुलेशन को, किसकी बेस पे, जो आपने सैंपल लिया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल टेकन, ये आपका क्या होगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, आपने इंटरप्रेट करना है किसको, पॉपुलेशन को, किसकी बेस पे, आपने जो सैंपल कलेक्ट किया था उसकी बेस पे जो भी आपने रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, सैंपल के रिजल्ट्स, उनको हम, सैंपल के रिजल्ट्स को हम जो है कि बेस पे हम अपनी इंटरप्रिटेशन करेंगे। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन किसकी होगी, वो आपकी इंटरप्रिटेशन पॉपुलेशन की होगी, वो सैंपल की नहीं होगी, क्योंकि सैंपल आपने पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है। तो वो उस आपकी पॉपुलेशन को ही, जो भी आप इंटरप्रेट करेंगे वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये है आपकी सिंपल आपके पास डेफिनेशन है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की। अब आगे जो है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है आपका टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, टू पार्ट्स में आपका ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका है इसमें एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड नेक्स्ट आपके पास है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहले भी हम पैरामीटर्स फाइंड करते थे, जैसे बायनोमियल आ गया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी आपके पास, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी। ठीक है, और जो है आप उसमें पैरामीटर्स फाइंड करते थे, बायनोमियल में एन एंड पी आ गया, नॉर्मल के अंदर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एक्सेट्रा। ठीक है,
लेकिन अब इसमें आपने इंटरफेस में क्या करना है, आप इनके पैरामीटर एस्टिमेट करके देन आपने उनको आगे इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। और अब सेकंड इसमें आपका पार्ट है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारा बेसिकली एस्टिमेशन वाला तो हम पार्ट कर चुके हैं कि कैसे हमने फाइंड करना है, लेकिन अब हमने जो है ये हमारा मेन जो है वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, हम इसको जो है वो फोकस करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस जो भी लिखिए, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। इसमें वो आपको कहते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, एक ऐसा आपके पास प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर जो आपको परमिशन देता है, ठीक है, या अलाउज अस to decide on the basis of sample data to accept or reject our statements, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि ये प्रोसेस हम सारा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर करते हैं ना, ठीक है, कि आप जो भी आप ये अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको क्या अलाउ करता है कि ये ऐसा प्रोसीजर है जो आपको अलाउ करता है कि आप जो भी अपने जो है रिजल्ट्स आपने जो भी डिसाइड करना है वो आप किसकी बेस पे कर रहे हैं, सैंपल डाटा की बेस पे कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फिर क्या आगे सैंपल डाटा को यूज करके आपने क्या करना है कि आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, ठीक है। किसको आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, जो आपकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपकी अब हाइपोथेसिस के अंदर इंक्लूड होगी। इसमें स्टेटमेंट में आपके पास स्टेटमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं H0 एंड H1, ठीक है। ये आपके हाइपोथेसिस हैं, टू हाइपोथेसिस आपने हमेशा बनाने हैं, ठीक है, टू हाइपोथेसिस। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, उसमें आपका ये फर्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस का, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप यहाँ पे H0 के बाद आप अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। न्यूमेरिकली भी हो सकती है और थ्योरेटिकली स्टेटमेंट कोई भी आपके पास आ सकती है, ठीक है। लेट सपोज आपको वो H0 ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इस टाइप का भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको कह सकते हैं थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल, अब यहाँ पे ये अभी तो मैंने थीटा जनरल एक वैल्यू लिखी है, यहाँ पे मतलब न्यू भी हो सकता है H0 ऑफ, यहाँ पे आपके पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यू हो सकता है यहाँ पे आपके पास फर्स्ट आपके पास H0 होगा और देन आपके पास H1 होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जब आपके पास जो भी होगा वो आपका पैरामीटर होगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पैरामीटर हमने क्या लिखा है, न्यू, ठीक है, पैरामीटर न्यू इक्वल टू, अब म्यू म्यू क्या है आपके पास, मीन है ना, तो मीन की तो आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है। मीन आपको लेट सपोज वो अगर कह रहे हैं आपके पास 12 है, ठीक है, तो आपने H0 ऑफ म्यू इज इक्वल टू 12 ऐसे लिखेंगे। पहले आपने H0 लिखना है, देन आपने जो भी पैरामीटर आपको वो देंगे आपने वो लिखना है,
एंड देन आपने उसकी जो वैल्यू आपको गिवन है इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं अभी आपको साइन बताऊंगी कौन से साइन इन्वॉल्व हैं, वो वाले आपने यहाँ पे लगाने हैं और उसके बाद जो भी उनकी वैल्यू गिवन है वो आपने लिख देंगे। ठीक है, ये अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है ऐसे तो यूं लिख देंगे, और अगर स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इसके अंदर लाइक आ रहा है, स्टेटमेंट को हम खुद भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखिए इट्स नॉट टू सैंपल्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर या डाटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना, ठीक है, आपने उसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देना जो, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास H1 है, जो आपके पास H0 के अंदर होता है वो आपका उसका ऑपोजिट आपका H1 के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, जो H0 के अंदर होगा हाइपोथेसिस के अंदर, वो उसका ऑपोजिट आपका H1 में आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू था ना, इक्वल टू थीटा नॉट, तो नेक्स्ट आप में नेक्स्ट आपके पास इसमें H1 में क्या आया आपके पास, नॉट इक्वल टू, इसमें भी म्यू इक्वल टू 12 है, तो नेक्स्ट H1 में आपके पास क्या आया है, नॉट इक्वल टू। हाँ जी फातिमा। मैम हमारे दो स्टूडेंट है हमजा और इरम, मैम उनको अलाउ कर दें कि वो क्लास ज्वाइन कर लें। मैं कर रही हूँ साथ साथ चलाओ, ये इरम को 2-3 दफा मैं कर चुकी हूँ लेकिन वो फिर लीव कर जाती है। मैम असल में वो मरी में है ना, तो उनके पास हाँ इंटरनेट का बहुत इशू है, तो उनकी क्लास अक्सर वो कनेक्ट होती है और फिर दोबारा से रिकनेक्ट ठीक है, करना मैं शुरू कर करती हूँ, देती जो है। जो मुझे शो हो रहा है मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, एच नॉट में यहाँ पे भी इक्वल टू था, तो इस वन में उसका ऑपोजिट लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे जब इस हाइपोथेसिस में वो कहने हैं कि टू सैंपल्स फॉलो बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ऑपोजिट आपने एच वन में लिखना है। एच वन में क्या कहेंगे, टू सैंपल्स फॉलो सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन। यूं भी लिख सकते हैं हम कि वो मतलब इसका मतलब है कि वो बायनॉमियल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो किसी और को फॉलो कर रहा है। या फिर हम लिख सकते हैं कि टू सैंपल्स डिड नॉट या डिड नॉट जो भी है फॉलो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप में आपकी ये स्टेटमेंट आ जाती है। ये यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे इसके पूरे 6 स्टेप्स हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। उनको जब आप करते हैं 6 स्टेप्स को, तो लास्ट में आपने ये जो हाइपोथेसिस बनाए हैं, ये समझिए कि आपने अज्यूम किया, अजम्पशंस बनाई है, 2 अजम्पशंस बनाई हैं। इनको हमने लास्ट में जाके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, हम इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप आगे थीसिस या जो भी आप करेंगे, रिसर्च या प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, उसमें आपको ये लाजमी ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। अच्छा, ये जो एच नॉट है आपके पास, ये आपका है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, ठीक है, इसको आप कहते हैं नल हाइपोथेसिस। एंड देन एच वन इज alternative hypothesis। ठीक है, ये क्वेश्चन में वो आपको ये भी कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस बनाएं या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएं। ठीक है, तो आपको पता हो कि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है, एच नॉट है और एच वन आपके पास क्या है, अल्टरनेटिव। जो भी नल हाइपोथेसिस होगा उसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिव में आएगा आपके पास। ठीक है,
अब हाइपोथेसिस के अंदर भी आपके पास कुछ टाइप्स हैं। वो एक आपके पास होता है सिंपल, सिंपल हाइपोथेसिस आपके पास होता है, एंड देन सेकंड आपके पास है कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस। ठीक है, सिंपल हाइपोथेसिस भी आ जाते हैं, ये इन्हीं के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये कोई सेपरेट नहीं है। सिंपल हाइपोथेसिस में सिंपली आपके पास कोई भी आपके पास हो सकती है एच नॉट ऑफ, अब पैरामीटर यहाँ पे आपके पास चेंज हो सकते हैं। ठीक है, पी भी आ सकता है आपके पास म्यू भी आ सकता है, आपके पास सिग्मा भी आ सकता है, जो आपके जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एच नॉट ऑफ पी सिग्मा इज इक्वल टू 62। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास सिंपल है एच नॉट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 62। ये सिंपल में आ जाएगा, तो कॉम्पोजिट में आपके पास किस तरह लाइक करेगा, एच नॉट ऑफ सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 62 या सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 62। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है। इसको आप एग्जैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, ये इसका सेकंड नेम है। सिंपल जो होता है ना उसको आप एग्जैक्ट कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो आपको बताया कि आपकी सिग्मा की वैल्यू 62 है। ठीक है, एक एग्जैक्ट उसने आपको वैल्यू बताई है। लेकिन कॉम्पोजिट के अंदर आपके पास या तो ग्रेटर देन है, वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 62 है, आपके पास एक रेंज गिवन है कि 62 से ग्रेटर कहीं भी आप जा सकते हैं, और 62 से लेस तक आप 0 तक आ सकते हैं, नेगेटिव साइड पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो है इनएग्जैक्ट होगा फिर, इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, फर्स्ट आपके पास एच नॉट है, सेकंड वाला आपके पास एच वन है, नल एंड ऑल्टरनेटिव वाइज। सिंपल हाइपोथेसिस है, उसके अंदर ही अब आपके पास अगर इक्वल टू का साइन है, इसका मीन एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, तो ये आपका एग्जैक्ट और सिंपल हाइपोथेसिस होगा। जब कंपोजिट तब होगा जब ग्रेटर देन या लेस देन के आपके पास साइन इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू, आपको एक प्योर वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो आपका क्या होगा, इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस। एच नॉट आपका वो हाइपोथेसिस है विद नो इफेक्ट, इसको आप टेस्ट करते हैं विद नो इफेक्ट, और इसी के आप जो है वो पॉसिबल रिजेक्शन चेक करते हैं। ठीक है, नो इफेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि ये इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। ठीक है, इसी को हमें चेक करना होता है, और इसी को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। जब आपके पास एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो जाहिर बात है कि आपका जो ऑल्टरनेटिव है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम सिर्फ एच नॉट को चेक करते हैं। एच नॉट को जब चेक करते हैं कि वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट किया सकता है। ठीक है, जो भी है, एक्सेप्ट आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट वाला ऑटोमेटिकली उसका हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। और एक और चीज थी, चलो वो आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, ये तो था आपका सिंपल। अभी हाइपोथेसिस आपने कैसे बनाना है, हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या आपके पास वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अब यहाँ पे जैसे है ना ये इक्वल टू का साइन, तो ये इक्वल टू का साइन सिर्फ एच नॉट के अंदर ही इन्वॉल्व होगा।
इक्वल टू का साइन सिर्फ एच नॉट के अंदर आएगा। अब यहाँ पे एक इक्वल टू है, ठीक है, तो जब h1 आप लिखेंगे ऑल्टरनेटिव में उसका ऑपोजिट आता है ना, तो सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 62। अब इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट अब आपने क्या लिखना है, लेस देन। इसमें आपके पास इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके पास हो लेस देन इक्वल टू एच नॉट ऑफ लेस देन इक्वल टू 62, ठीक है, तो जब आप इसके ऑपोजिट में लिखेंगे तो आप इसे ग्रेटर देन लिखना है, ठीक है। h1 के अंदर इक्वल टू का साइन नहीं आता। अब आपके पास है, ये फर्स्ट था आपके पास हाइपोथेसिस था। अब उसके पास नेक्स्ट है आपके पास सेकंड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लिखते हैं जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको वो फॉलो कर रहा है उसकी आपने इसके अंदर वैल्यूज लिखनी होती हैं, या आपके पास जो भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं इसके अंदर। और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो, टेस्ट बेस्ड ऑन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर जो टेस्ट लाई करते हैं आपने वो लिखने हैं। इसके अंदर आपके पास जी टेस्ट भी इंक्लूड होता है। जी टेस्ट आपका नॉर्मल को फॉलो करता है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है जी, जब नॉर्मल को, नॉर्मल में जी आप किसको शो करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल को। याद है कि नहीं याद आप लोगों को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जी टेस्ट भी आ जाता है, और एक और है आपके पास टी टेस्ट भी आ जाता है आपके पास, और आपके पास काई स्क्वायर टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। जी टी काई, ये डिफरेंट टेस्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जी एंड टी ये दोनों आपके नॉर्मल में आते हैं। काई स्क्वायर एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक सेपरेट है। इसके अंदर आपके पास जो भी फॉर्मूला होगा, अगर z को फॉलो कर रहा है तो आपने लिखना है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में वो खुद ही बता देंगे, या आपने खुद गेस करना होगा किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, कौन सा टेस्ट लग रहा है, जी लग रहा है, टी लग रहा है, काय लग रहा है। फिर उसका इस तरह टी का फॉर्मूला भी होगा, काय स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। अगर जी को फॉलो कर रहा है तो जी का फॉर्मूला आपको पहले मैंने नॉर्मल में करवाया है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। अब डाटा आपको गिवन होगा, मीन और एक्स बार और म्यू और सिग्मा, ये चीजें जो जो आपको गिवन होंगी वो आपने यहाँ पे यूज करनी है, और आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये अभी हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप है आपके पास कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें आपने सिंपल टेस्ट स्टेटिस्टिक में आपने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया। कैलकुलेशन के अंदर आपने इसी की जहाँ पे जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। देन फोर्थ स्टेप है आपके पास क्रिटिकल रीजन, ठीक है। क्रिटिकल रीजन अब आपके पास क्या है, क्रिटिकल रीजन में आपको कोई भी उन्होंने वैल्यू दी हुई थी। अब जैसे लेट सपोज ये z है, तो z ही आपको यहाँ पर भी गिवन होगा, लेकिन आपने हाइपोथेसिस सबसे पहले चेक करना है। h नॉट ऑफ म्यू इज इक्वल टू 62 एंड h1, लेट सपोज आपके पास ये आपके पास हाइपोथेसिस है, ठीक है। जब इक्वल टू का साइन है इसका मतलब है कि आपका ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है ना, z है, ठीक है, तो ये बोथ साइड पे है, ठीक है, बोथ साइड्स पे। तो ये आप कहेंगे कि ये टू साइडेड है,
ठीक है, तो आपने इसको z mod हमने इसके साथ इसलिए लगा दिया ताकि आपके प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आपकी इसके अंदर लाई करें। यहाँ पे अगर 1.96 यहाँ पे प्लस 1.96 माइनस 1.96 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए हमने आप यहाँ पे मोड लगा दिया। मोड के अंदर आपके पास प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, z mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.96, ठीक है। z mod इज ग्रेटर देन, mod मीन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ही आपके पास आ जाएंगे, एंड 1.96 ये आपको एक छोटा सा टेबल गिवन है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि टू साइडेड है, तो आपके पास आपने याद करना है कि आपके पास टू साइडेड में एग्जैक्टली आपके पास 1.96 वैल्यू होगी। अगर आपके पास वन साइडेड है, यहाँ पे आपके हाइपोथेसिस में अगर हम चेंजिंग कर दें, वो कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 62 और लेस, फिर उसमें ऑपोजिट आ जाएगा लेस देन, ठीक है। अब यहाँ हमने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, आपने सिर्फ आपकी पॉजिटिव साइड आएगी, ठीक है, सिर्फ आपकी पॉजिटिव साइड आएगी, और जब लेस आएगा तो लेस साइड आ जाएगी। अब मैं आपको दोबारा से ये सेशन एंड होने लगे, दोबारा से ज्वाइन करें, फिर आपको मैं इसका बताती हूँ।